Hello students, welcome to today's class. We are going to discuss the last topic of this chapter, that is the liquefaction of gases. Liquefaction of gases. ठीक है, liquefaction of gases मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, क्लास 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं क्या कि सॉलिड है, सॉलिड को अगर आप हीट इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, लिक्विड को अगर आप हीट करें देन इट कन्वर्ट्स इनटू गैस. जबकि रिवर्स भी हम पढ़ के आए हैं कि गैस को अगर हम कूल कर दें देन इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड को कूल करें देन इट विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड. इट मींस गैस को अगर मैं कूल कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में. देखें, गैसेस की दो प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी वैसे तो गैसेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ दो की बात करूंगा, और वो भी वो दो प्रॉपर्टी जिसकी मुझे जरूरत है. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में पहली जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्टेंस. डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस या पार्टिकल्स ऑफ गैस लिख लीजिए. पार्टिकल्स ऑफ गैस इज वेरी लार्ज. ये बहुत बड़ी होती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है. याद करो क्लास 9th जब सॉलिड को आप ऐसे दिखाते थे कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, जबकि गैसेस में आप क्या करते थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा सा गैप होता था, और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो गैप था वो बहुत ज्यादा होता था, कोई कहीं है कोई कहीं है, लाइक दिस. तो पहली जो प्रॉपर्टी है गैस की कि वो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है. दूसरा कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज. ठीक है, बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा है. इसलिए तो गैसेस क्या करते हैं, थोड़ी सी गैस रूम के किसी कॉर्नर में परफ्यूम आप जो स्प्रे कर दीजिए वो पूरे रूम में फैल जाते हैं. क्यों? क्योंकि गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है. लेकिन अगर आप रूम के किसी एक कॉर्नर में एक गिलास पानी भर के रख देंगे तो वो पूरे कमरे में नहीं फैलता. क्यों? क्योंकि उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम. यानी कि अगर मुझे किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज को रिवर्स करना पड़ेगा. यानी कि जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उसको बहुत कम करना पड़ेगा. इतना कम करना पड़ेगा कि वो एक दूसरे के पास आ जाएं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए. ठीक है. दूसरा कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर मान लो आप प्रेशर लगाकर एक दूसरे के पास ले भी आए लेकिन आपने इनकी काइनेटिक एनर्जी कम नहीं करी, तो फिर से जैसे ही प्रेशर हटाओगे वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में, क्योंकि एक दूसरे से दूर दूर भाग जाएंगे. ये बात ठीक वैसी ही है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं, आपने जबरदस्ती उनको कमरे में बंद कर दिया, जैसे ही कमरा खुलेगा वो फिर से वापस क्या करेंगे? भाग जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को रिवर्स करते हैं. यानी कि टू liquefy gas we need to decrease the distance between the particles and to decrease the kinetic energy. ठीक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी को एक बार फिर से समझ लो. काइनेटिक एनर्जी को आप फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन. ठीक है, चीज दौड़ रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी दैट विल बी योर काइनेटिक एनर्जी. लेकिन क्लास 9th में एक क्वेश्चन था
एंड दैट क्वेश्चन वाज कि जो हॉट एंड सिजलिंग फूड है वो उसकी स्मेल दूर तक आती है। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, कि जो हॉट एंड सिजलिंग फूड होता है उसकी स्मेल बहुत दूर तक जाती है, जबकि वही फूड अगर ठंडा हो गया तो उसकी स्मेल दूर तक ट्रेवल नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा हम लिखा करते थे कि जो फूड गर्म है, हॉट है, उसकी स्मेल ज्यादा डिस्टेंस तक इसलिए जाती है क्योंकि गर्म होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए वो एक लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। जो फूड कूल हो गया है, ठंडा हो गया है, उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते। यानी कि काइनेटिक एनर्जी का और टेम्परेचर का एक रिलेशन है कि अगर मान लो किसी गैस का टेम्परेचर आपने ज्यादा कर दिया तो वो ज्यादा दूर तक फैल रही है, अगर गैस का टेम्परेचर कम है तो वो कम डिस्टेंस तक फैलती है। यानी कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, एज टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज कर गया तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप उस क्वेश्चन को, हॉट सिजलिंग फूड वाले क्वेश्चन को अगर दिमाग में रख के चलेंगे तो आपको ये पॉइंट बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा कि गर्म खाना है, उसकी जो स्मेल है, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। एक दूसरी बात क्या है कि गैसेस जब गर्म होती है तो वो फैलती हैं, गैसेस जब ठंडी होती है तो वो एक दूसरे के नजदीक आती है। ठीक है, ये भी एक बड़ी सिंपल सी बात है। यानी कि अगर आपने किसी चीज को, किसी गैस को गर्म कर दिया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, गैस को ठंडा कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कम है। और जब तक काइनेटिक एनर्जी कम नहीं होगी वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है? टू लिक्विफाई यानी गैस, वी नीड टू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये कैसे करेंगे? बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, कैसे? मान लेते हैं कि ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा रखा है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, गैस भर रखी है मैंने। अब मैं क्या करता हूं? अब मैंने इस पिस्टन के ऊपर थोड़ा सा वेट और रख दिया। वेट रखने से क्या होगा? पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर लगाएगा तो ये धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आएगा तो गैस भी धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये पिस्टन जो है, जो पहले यहां था, अब वो कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया। तो वॉल्यूम क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स पहले इतने सारे वॉल्यूम में फैल रहे थे, अब उनके पास, बेचारों के पास, फैलने के लिए बहुत थोड़ी सी ही डिस्टेंस बच गई है। यानी कि अगर मैं प्रेशर को अप्लाई करता हूं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वैसे भी आप पढ़ चुके हो, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू बॉल्स लॉ। ये बात भी आप पढ़ चुके हो। यानी कि मैंने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया जिससे वॉल्यूम कम हो गया। अगर वॉल्यूम ही कम हो गया तो उसको फैलने के लिए जगह कम मिल गई। ये बात ठीक वैसी ही है कि जैसे पहले आपने गैस को एक 10 kg के सिलेंडर में भर रखा था, अब उसी गैस को वहां से निकाल के आपने जो है 5 kg के सिलेंडर में भेज दिया। ये बात ठीक वैसी ही है कि पहले आपका रूम जो है इतना बड़ा था, इसमें आप पूरे में घूम सकते थे। अब हमने क्या किया कि बीच में एक दीवार और बना दी। जब दीवार बना दी तो अब घूमने के लिए स्पेस कितना आपके पास? सिर्फ और सिर्फ इतना सा। पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है डिस्टेंस को कम करेंगे कैसे? बाय अप्लाइंग द प्रेशर। दूसरा, हम काइनेटिक एनर्जी को भी कम करेंगे कैसे? बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, के टेम्परेचर को हम क्या करेंगे? कम करेंगे। ठीक है, अब देखें क्या होगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है जो बच्चों को अक्सर कंफ्यूज करती है, बट
मुझे हर बार ऐसा लगता है कि बच्चों को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। हम इसमें देखो क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं। ठीक है, जब गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं तो आप कर क्या रहे हैं, आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। प्रेशर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं टू लिक्विफाई। और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, लिक्विफाई करने के लिए कर रहे हैं। अब देखो यहां से एक डेफिनेशन आती है, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है एक्चुअल में, दिस इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर above which a gas can never be liquefied. Howsoever pressure you apply. ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। मान लेते हैं, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ये यहाँ पर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर समझ आ गया तो वहीं पर मैं क्या कहूंगा, क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर भी होता है। अब एक गैस है और गैस का टेम्परेचर है 1000 डिग्री सी। आप कंडीशन को फिर से देख लो, बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर ज्यादा है उसको आप धीरे धीरे क्या करोगे, कम करोगे। 1000 से मैं उसको लेके आया 900 पर, 900 से लेके आया मैं 850 पर, 850 से लेके आया मैं 835 पर, और मैंने देखा कि जैसे ही मैंने इतना टेम्परेचर किया गैस किस में कन्वर्ट हो गई, गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यानी कि अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 835। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर है, मान लो 850 है, 900 है, 1000 है, तो आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें टेम्परेचर को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। और वो टेम्परेचर जिस पर गैस लिक्विफाई हो सकती है, दिस इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर। ध्यान रखो, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर जब वो लिक्विड में आ सकती है। इससे नीचे होगा, अगर टेम्परेचर इससे कम है, 800 डिग्री सी है तो भी लिक्विड है। ठीक है, और जो है वो 500 है तो भी क्या है, वो लिक्विड है। तो दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, the maximum temperature at which a gas can exist in liquid state। कि इससे ज्यादा अगर आप टेम्परेचर लेके गए तो वो कभी भी लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। फिर से समझते हैं इसको, वाटर है लिक्विड स्टेट में कहाँ होता है, 100 डिग्री सी तक। लेकिन मैंने क्या लिया, वेपर लिया, वेपर का टेम्परेचर है 200 डिग्री सी। अगर मैं वेपर को वाटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे पता है कि वाटर में एग्जिस्ट कराने के लिए टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सी चाहिए। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल टेम्परेचर जहां पर वाटर लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। तो धीरे धीरे आप 200 को किस में टेम्परेचर कम करते जाओगे, जैसे ही 100 डिग्री सी पहुंचेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। मान लो अगर 100 से कम होता, 90 डिग्री सी होता, तो इस पे भी वो किस में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर में क्या होता है, दिस इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच एनी गैस कैन एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। के 101 हो गया ना, अगर 101 डिग्री सी हो गया तो वो गैस में कन्वर्ट करेगा, लिक्विड स्टेट वहां एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ कि हम गैस को लिक्विफाई करना चाहते हैं, हम धीरे धीरे टेम्परेचर को कम करेंगे। जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो वो टेम्परेचर जहां पर गैस क्या करेगी, लिक्विड में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे कम कर रहे हो ना, तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट हुई, 835 डिग्री सेल्सियस पर। तो 835 क्या हो गया मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर के, इससे ऊपर वो हमेशा किस में है,
गैस में है, लेकिन इस टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड, इससे नीचे क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहां से कॉन्सेप्ट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल प्रेशर का और क्रिटिकल वॉल्यूम का। तो यहाँ पर एक ग्राफ आता है, ठीक है, वो ग्राफ हालांकि एग्जाम में नहीं आता, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि वो ग्राफ है क्या। देखिए, लेट्स फाइंड आउट कि क्या है वो ग्राफ। हमने क्या लिया है, हमने लिया है दिस इज योर प्रेशर एक्सिस एंड दिस इज योर वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को स्टडी करना चाह रहा हूं तो मैं कौन सा लॉ स्टडी कर रहा हूं, मैं बेसिकली बोल्स लॉ की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, बोल्स लॉ। बोल्स लॉ में कर्व कैसी आती है, कर्व आती है कुछ कुछ ऐसे ऐसे डिक्रीज कर जाती है ना। अब कहोगे सर आपने यहाँ क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि इस ग्राफ को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए लेट्स हैव दिस, कि मैंने क्या किया, मैंने एक गैस ली, कौन सी मैंने गैस ले रखी है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल CO2 गैस। आई हैव CO2 गैस। ठीक है, CO2 गैस मैंने ली एट 48.1 डिग्री सी। तो उसके लिए जो ग्राफ आया वो कुछ ऐसा सा आया, ग्राफ आया ऐसा सा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये आ गया 48.1 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसके बाद मुझे इस CO2 को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो मैं सीधी सी बात है टेम्परेचर को 48.1 से थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा। अगर मान लो आपने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया, टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया, तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, वॉल्यूम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। आप सारे गैस लॉज पढ़ चुके हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम किया तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि अब अगर मैंने टेम्परेचर कम लिया है तो वो जो कर्व आएगी वो इससे नीचे आएगी। ठीक है, और मैंने एक जो है टेम्परेचर लिया दैट वाज 31.1 और उस पे भी कर्व कुछ ऐसे सी आई, ये टेम्परेचर आ गया 31.1 डिग्री सेल्सियस। तो अब तक बात समझ आ रही है कि हाँ ठीक है ऐसे ही चलता है, बस कर्व थोड़ी सी नीचे आ गई, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है फिर से मैंने देखा कि यहाँ पर एक और मैंने जो है टेम्परेचर लिया, कितना, 30.98 डिग्री सेल्सियस। तो वहां से जो कर्व आई वो कुछ ऐसे सी आई। ठीक है, या ऐसी भी छोड़ दो, वो कुछ ऐसी ही आई। अब यहाँ पर एट 30.98 डिग्री सेल्सियस, ये जो पर्टिकुलर वॉल्यूम की वैल्यू है, इस वॉल्यूम को मैं लिखूंगा VC और इस प्रेशर को मैं लिखूंगा PC। VC का मतलब क्या है, दिस इज द क्रिटिकल वॉल्यूम, C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल, एंड हियर अगेन C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल प्रेशर। याद रखो, क्रिटिकल टेम्परेचर above which a gas cannot be liquefied। क्रिटिकल प्रेशर भी वो प्रेशर है जब गैस लिक्विफाई होती है। क्रिटिकल वॉल्यूम भी वो वॉल्यूम है जब कोई गैस लिक्विफाई होती है। यानी कि जब मैंने टेम्परेचर 30.98 डिग्री सी लिया और मैंने देखा कि इस वॉल्यूम पर और इस प्रेशर की वैल्यू पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं जो है टेम्परेचर को कम कर रहा हूँ, तो कभी ना कभी तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई तो उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था, इतना। तो इतने टेम्परेचर पर देखो, बड़े ध्यान से समझो कि इतने टेम्परेचर पर मैंने यहाँ एक गैस भरी। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखा है, टेम्परेचर इज 30.98। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रेशर को लगातार जो है बढ़ाया, प्रेशर को मैं बढ़ाता गया। ठीक है, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया।
तो यहाँ पर आप देखो ग्राफ को रिवर्स में भी समझ सकते हो कि मैंने यहां से शुरू किया, लेट मी से दिस इज पॉइंट ए, यहां से मैंने शुरू किया कि इस पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू देखो कितनी है, प्रेशर की वैल्यू है ये, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वॉल्यूम को धीरे धीरे कम करना है और प्रेशर को बढ़ाना है। तो वॉल्यूम देखो इस तरफ में, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इस रिवर्स में आऊंगा तो वॉल्यूम कम। लेकिन प्रेशर की वैल्यू लगातार बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और एक इस पॉइंट पर आकर, ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैंने पिस्टन को सिर्फ और सिर्फ यहीं तक मूव कराया था और वो किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में। तो इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को हम क्या लिख रहे हैं, वीसी, और जितना यहां पर प्रेशर था उसको क्या लिख रहे हैं, पीसी, ठीक है। यानी कि यहां पर एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, जब वो पहली बार किस में कन्वर्ट हुई, वो पहली बार कन्वर्ट हुई किसी लिक्विड में, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके बाद हमने जो है और प्रेशर और टेम्परेचर को कम किया, और अगला जो एक्सपेरिमेंट उसने किया दैट वाज एज एट 21.5 डिग्री सी, 21.5 डिग्री सी। तो यहां से उसने जो है प्रेशर को कम किया, कर्व कुछ आई ऐसे से, ठीक है, और टेम्परेचर को कम किया 13.1 पर, ये कितना आ गया, ये आ गया 13.1, और ये कितना आ गया 21.5, ठीक है। अब शायद आपको यहां पर गड़बड़ लगनी शुरू हो जाएगी कि हम यहां से शुरू हुए, ध्यान दो, हमने पॉइंट पकड़ा, जब यहां से हम शुरू हुए तो वो क्या थी, गैस थी, गैस थी, गैस थी, यहां पर आकर वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुई, गैस थी, यहां पर आकर लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुई। तो इसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट होती रही होती रही होती रही होती रही होती रही, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो पूरे तरीके से किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो इसके बाद, इससे पहले कौन सी स्टेट है, गैसियस स्टेट, इससे पीछे यहां से के बाद कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। यानी कि ये जो पर्टिकुलर कर्व है वो टेढ़ी ना आकर ऐसे स्ट्रेट क्यों आई है, स्ट्रेट सिर्फ इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर वो एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ तो एकदम से कन्वर्ट कर दी थी, यहाँ एकदम से क्यों नहीं कन्वर्ट कर रहे, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, टेम्परेचर को लगातार कम कर रहे हो। तो टेम्परेचर को कम कर रहे हो, मान लो आप किसी चीज को, मान लो मेरे पास ये मार्कर ही है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो बड़ी जल्दी से मेल्ट कर जाएगा, लेकिन सर्दी के टाइम पर अगर मैं इसको मेल्ट करने जाऊं तो ये धीरे 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 मेल्ट होगा, यानी कि एक टेम्परेचर पर ये मेल्ट करना शुरू करेगा, और जब तक पूरे तरीके से मेल्ट नहीं करेगा तब तक जो है, तब तक इसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। आप याद करो, आपने पढ़ा था क्लास 9th में जब इवेपोरेशन पढ़ते हैं ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो जब फिजिकल स्टेट चेंज कर रही होती है तो उस टाइम पर प्रेशर और वॉल्यूम कुछ प्रेशर जो है ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना सा समझ रहे हैं कि भाई मैंने गैस ली, उसको मैं धीरे 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 प्रेशर लगाता गया, यहाँ वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुई, लेकिन पूरे तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई। तो कन्वर्ट होते होते हम यहाँ तक पहुंच गए, यानी कि वॉल्यूम को यहां से लेकर यहां तक कम करना पड़ा, तब जाके वो किस में कन्वर्ट हुई, लिक्विड में। और इसके बाद वो पूरे तरीके से क्या रहेगी, लिक्विड स्टेट रहेगी। अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये कुछ ऐसी डोम जैसी सी स्ट्रक्चर आ जाएगी, ऐसी सी। ये एक्चुअल में वो कौन सा एरिया है, ये वो एरिया है, ये वो एरिया है जब कोई गैस लिक्विड में कन्वर्ट, जहां गैस भी है और लिक्विड भी है, दोनों तरीके, दोनों, यानी कि यहाँ ना तो प्योर गैस है ना प्योर लिक्विड है, इससे इधर चला गया तो प्योर गैस, इससे इधर आ गया तो प्योर लिक्विड। इसको एक और समझो कि जब टेम्परेचर कम है तो ज्यादा मेहनत लगती है आपकी, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो और कम हो जाती है, और कम हो जाती है। यानी कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो बहुत कम टाइम के लिए, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो तो बहुत कम टाइम के लिए गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, लेकिन से अगर कम है, 90 डिग्री सेल्सियस है, तो गैस बड़े ज्यादा टाइम तक जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है।
तो यहाँ पर सिंपल सा, ये एंड्रयू नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले स्टडी करी थी, और उसी ने कहा था कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टेट भी कुछ चीज होती है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टेट का मतलब है कि भाई यहाँ पर अगर मैं ऐसे शुरू करता हूँ तो ये सारी की सारी क्या है, गैसीय स्टेट है। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ तो ये सारे के सारे कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, यानी कि वो या तो सॉलिड स्टेट में ही रहेगा या फिर वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन इस एरिया को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि यहाँ ना तो प्योर सॉलिड है, ना तो प्योर गैस है, ना ही प्योर जो है वो लिक्विड है। इस आर्टिकल में ये डायग्राम कभी नहीं आता। इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में जब आप करें तो यहाँ से करना सीखें कि गैस का वॉल्यूम धीरे धीरे कम करो, प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुई, यहाँ तक वो लिक्विड में कन्वर्ट होती रही, उसके बाद वो पूरे तरीके से लिक्विड में कन्वर्ट हो। ठीक है, सिर्फ इतना सा है। इस पूरे आर्टिकल को आप क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम याद रख के जो है सॉल्व कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन किसका होता है वो क्वेश्चन होता है कि यू आर गिवन टू गैसेस। ठीक है, यू आर गिवन टू गैसेस, लेट मी से गैस ए एंड गैस बी। गैस ए एंड गैस बी। गैस ए का क्रिटिकल टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 170 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्वेश्चन है कि विच गैस लिक्विफाइज फर्स्ट। कि कौन सी गैस ऐसी है जो पहले लिक्विफाई हो जाएगी। देखें वो कौन सी गैस है। अब देखो, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे हो। मान लो दोनों गैसेस कहाँ थी, 500 डिग्री सेल्सियस पर थी, मान लेते हैं। कहाँ थी वो, 500 डिग्री सेल्सियस पे। आप टेम्परेचर को कम करोगे 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 करते रहोगे, सबसे पहले कौन आएगा, 170 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि जैसे ही 170 डिग्री सेल्सियस आएगा, गैस बी क्या हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन 170 पर गैस ए तो क्या रहेगी, गैस की फॉर्म में रहेगी, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, अबोव विच, के अगर 150 से ऊपर टेम्परेचर है तो वो किस में रहेगी, वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी। यानी कि गैस ए को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर कितना करना पड़ेगा, 150 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और बात हम कहते हैं, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, stronger will be force of attraction between gas molecules। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उतने ही स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे। देखो ना कि भाई यहाँ पर गैस भी 170 डिग्री सेल्सियस पर भी लिक्विड में कन्वर्ट हो पा रही है, यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस पे भी उसके फोर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, जबकि गैस भी 150 पर 151 होते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। 150 पे तो किस पे है, वो लिक्विड में। यानी कि अगर आप इसको जो है लिक्विड से गैस में लेके जाना चाहते हो तो टेम्परेचर 170 से ज्यादा चाहिए, यहाँ पर टेम्परेचर 150 से ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर चाहिए तभी जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब है जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर ये क्वेश्चन बड़ा ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाती है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो वेपर स्टेट है वो हमारे सिलेबस से हट गई है। इवन सरफेस टेंशन का भी एक एलिमेंट्री आइडिया है, और सरफेस टेंशन की मैं हल्की सी बात कर लेता हूँ यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक लिक्विड है, दिस इज अ कंटेनर जिसमें एक लिक्विड भर रखा है। ठीक है, हमें पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत स्ट्रोंगली अपनी तरफ खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मैंने माना, इस मॉलिक्यूल के आसपास हर पॉसिबल डायरेक्शन में, के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और जो सी मर्जी डायरेक्शन में आप जाओ,
एक पार्टिकल रहेगा, यानी कि अगर इस लिक्विड को नीचे की तरफ खींचने वाला कोई पार्टिकल है तो ऊपर की तरफ भी खींचने वाला एक पार्टिकल है। अगर इस लिक्विड को लेफ्ट राइट की तरफ खींचने वाला एक पार्टिकल है तो लेफ्ट की तरफ खींचने वाला भी एक पार्टिकल है। अगर इसको ऐसे डायगोनली खींचने वाला एक पार्टिकल है तो ऐसे भी खींचने वाला एक पार्टिकल है। इस डायरेक्शन में अगर कोई पार्टिकल खींचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में भी एक पार्टिकल खींचेगा। यानी कि जो पार्टिकल बिल्कुल बीच में है उसके ऊपर कैसे फोर्सेस हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। कैसे फोर्सेस हैं? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। जबकि मैं ऊपर की तरफ एक पार्टिकल मैंने माना सरफेस पर, कहा माना है? सरफेस पर माना। तो सरफेस पर जो पार्टिकल है इसके राइट पे एक पार्टिकल, लेफ्ट पे पार्टिकल, नीचे की तरफ बहुत सारे पार्टिकल। तो देखो इसको अगर कोई राइट में खींचेगा तो लेफ्ट में खींचने वाला भी पार्टिकल है ना? अगर कोई राइट में खींचेगा तो लेफ्ट में भी खींचेगा, लेकिन कोई नीचे की तरफ खींचेगा काउंटर बैलेंस के लिए ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है। अगर इस डायरेक्शन में कोई पार्टिकल खींचता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में पार्टिकल नहीं है। इस डायरेक्शन में खींचेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में कोई पार्टिकल नहीं है। यानी कि सरफेस पर जो पार्टिकल है वो कैसा है? अनबैलेंस्ड फोर्स। उसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है? अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ये पार्टिकल क्या करेगा? नीचे की तरफ पुल हो जाएगा। ये पार्टिकल क्या करेगा? नीचे की तरफ पुल हो जाएगा। यानी कि लिक्विड में एक्चुअल में सरफेस ऐसा ना हो करके वो कैसा होगा? वो थोड़ा सा ऐसा होगा। यानी कि सरफेस क्या हो जाएगा? थोड़ा सा इतना एरिया सरफेस का कम हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ पार्टिकल उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर एक फोर्स है, जिस परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से सरफेस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लिक्विड कोशिश कर रहा है कि वो कम सरफेस ऑक्यूपाई करे। इसी फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। अगर कोई एक नंबर में डेफिनेशन पूछ ले तो सरफेस टेंशन इज एक्चुअली द फोर्स एक्टिंग एट द राइट एंगल, 90 के एंगल पर है, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई पार्टिकल नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ खींचेगा। फोर्स एट द राइट एंगल टू द सरफेस। ठीक है, और इसमें हम सरफेस कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर का ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर जितना सरफेस, जितना टेंशन होगा, जितना नीचे की तरफ पुल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन को हम फिर से एक बार जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम के एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है। तो आज हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं। दिस इज ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।